हम वृत्ताकार चालक चाप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे थे। तो ये एक वृत्ताकार चालक चाप है जिसके द्वारा ये डायग्राम इस तरीके से बनाया गया है और ये पूरे चाप के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा, और ये इस लेंथ के द्वारा, इस चाप के द्वारा जो एंगल बनेगा वो थीटा, और डीएल लेंथ के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा वो डी थीटा। तो बायोट-सेवार्ट का नियम किसी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बुलाता था, तो डी बी इक्वल कितना हो गया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई ये आई डी एल साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं तो बायोट-सेवार्ट के नियम से, तो आई ये डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, तो आर क्या था, पॉइंट पी और स्मॉल एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस, तो करेंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये थीटा। तो यहाँ जो है हम पुनः बायोट-सेवार्ट के नियम से ही उपयोग करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। थीटा किसके बीच के एंगल है, तो करेंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग वेक्टर, तो करेंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा। तो यहाँ करेंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में और लाइन जॉइनिंग वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो करेंट एलिमेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में और लाइन जॉइनिंग वेक्टर रेडियस की डायरेक्शन में, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा के जगह यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 का मान 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब है कि डी एल आ गया, डी एल ये चेंज इन लेंथ, तो ये या स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, ये होगा कितना, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या इक्वल टू सेंटर पे बना कोण, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर थीटा। इसको इन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी एल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। तो डी बी इक्वल टू ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल को हम क्या लिखेंगे आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी इक्वल टू ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी थीटा बटे आर, आई डी थीटा बटे आर। इसी को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इसे क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर समाकलित करने पर, तो ये डी बी इज इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा बटे आर। तो ये कहाँ से कहाँ तक एंगल जाएगा, तो ये डी एल लेंथ को हम पॉइंट ए पे लाएंगे तो थीटा 0, और 0 से बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा तो अल्फ़ा तक, तो ये 0 से अल्फ़ा। तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे आर, और ये डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 टू अल्फ़ा। तो बी इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ये 0 टू अल्फ़ा। इसमें करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे आर, थीटा की जगह अपर लिमिट तो अल्फ़ा माइनस इसी थीटा की जगह लोअर लिमिट, तो अल्फ़ा माइनस 0 तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है ये क्या होगा, अल्फ़ा क्या रेडियन में होगा या डिग्री में होगा, याद रखेंगे ये थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जब कभी भी हम उपयोग किए तो ये जो थीटा है हमेशा रेडियन में होगा। यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अल्फ़ा बटे आर तो लिखेंगे, लेकिन जहाँ लिख देंगे अल्फ़ा क्या होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कोई कहेगा सर डिग्री में रखेंगे तब, तो डिग्री में ये नहीं आएगा, क्योंकि 90 डिग्री में ये इसलिए नहीं आएगा कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जब कभी भी उपयोग किया जाएगा आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो ये थीटा हमेशा रेडियन में होता, तो थीटा हमेशा रेडियन में ही रहेगा। अगर कहीं रेडियन में नहीं है, डिग्री में दे दिया 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, तो उस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करके तब वैल्यू रखेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा बटे आर, अल्फ़ा क्या, तो पूरे चाप के द्वारा या पूरे आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बना एंगल है। तो ये था वृत्ताकार चालक चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब इसी को हमको देखना हो कि और भी एग्जाम्पल के रूप में, तो इसको हम
डिफरेंट एग्जाम्पल के रूप में और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ कंडीशन याद रखेंगे, सर्कुलर आर्क के द्वारा जब कभी भी निकालना हो तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अल्फ़ा बटे आर। अल्फ़ा क्या है? तो अल्फ़ा जो है चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है, वो भी एक ऐसा कोण जो रेडियन में होना चाहिए। डिग्री में अगर वैल्यू दिया भी हुआ तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलो देखो, हम बात करते हैं इसके अदर एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल 1, जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर लूप है और ये फुल सर्किल बना दिया। ये इसमें जो करंट जा रहा है ये आई जा रहा। इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके केंद्र पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा तो कितना होगा। तो इसका रेडियस हम देख लेते हैं कि रेडियस क्या है। तो इसके रेडियस को हम आर मान लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ अगर पूछ दिया जाए कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा बटे आर। तो अल्फ़ा कितना, तो अल्फ़ा क्या, तो पूरे चाप के द्वारा या पूरे वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। पूरे वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना, तो पूरा 2 पाई। पूरे वृत्त के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा कितना, तो 2 पाई। तो म्यू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह 2 पाई बटे आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बटे आर, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बटे आर। अब देखो केंद्र पर वृत्ताकार लूप के द्वारा बना कोण, अगर पूरे नंबर ऑफ टर्न्स देखना, एक टर्न है तो आई करंट। कई बार कॉइल के केस में 4 कॉइल यानी कुंडली की स्थिति में n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, n 4 कॉइल n टर्न्स। अगर n टर्न हो कुंडली के n फेरों के लिए, कुंडली के n फेरा हो तो n फेरों के लिए, तो n फेरों के लिए कितना, तो देखो एक बार करंट जाएगा तो आई, 4 बार करंट जाएगा 4 आई, और 10 बार करंट जाएगा तो 10 आई। तो बी नोट इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई की जगह क्या हो जाएगा एन आई की जगह क्या हो जाएगा एन आई बटे आर। तो बी नोट इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई की जगह कितना हो जाएगा एन आई की जगह कितना हो जाएगा एन आई। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बटे आर। ये कुंडली यानी नंबर ऑफ टर्न के लिए अगर देखें तो म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बटे आर। हालांकि पाई से पाई कैंसिल किया जा सकता, लेकिन कैंसिल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि म्यू नोट बाय 4 पाई का वैल्यू रखना आसान होता है, इसलिए यहाँ से इसका वैल्यू रख देते हैं। काट देंगे तो फिर से इसको वैल्यू रखने में उतना आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कुलर आर्क हो, तो एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखना चाहें, जैसे मान लीजिए सर्कुलर आर्क है लेकिन अर्धवृत्त है ये। अब इस अर्धवृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर पूछ देगा तो क्या होगा। ये मान लीजिए अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो ये O, ये A है, ये B, तो ये पूरा सर्कुलर लूप है। और इस सर्कुलर लूप के कारण O पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू व्हाट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू व्हाट अगर पूछा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इसका जो हम फार्मूला अभी निकाले थे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा अपॉन आर। तो इस पूरे चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो यहाँ 180 डिग्री कोण बनेगा। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में तो वैल्यू यहाँ रखना नहीं है, ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। तो म्यू नोट बटे 4 पाई आई अल्फ़ा की जगह पाई बटे आर। अब इस पूरे के द्वारा बना कोण, अब देखो इस पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखेंगे तो कितना, अपने आप को अगर इसमें चलते हुए मानेंगे तो अपने आप को चलते हुए मानेंगे तो ये जिस साइड आपको मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना है वो आपके राइट साइड है। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना वो आपके राइट साइड है।
तो हम बोले थे करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में अपने आप को चलते हुए माने तो राइट साइड क्रॉस फील्ड होता है और लेफ्ट साइड डॉट फील्ड होता है। तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये क्रॉस फील्ड आएगा। तो देखेंगे ये टेस्ला तो इसका यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बटे आर करेंगे। ये क्रॉस उसका नेचर बताएगा, टेस्ला उसका क्या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर आर्क है और ये इसमें करंट आई जा रहा है और ये अपने केंद्र पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल बनाया है। उसके बाद आपको इस O पॉइंट पे पूछेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इस करंट कैरिंग लूप कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बताओ क्या है। तो एग्जांपल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुनः बी नोट इक्वल टू व्हाट करेंगे, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O आपको डिसाइड करना। तो आपको फार्मूला क्या याद है? बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा अपॉन आर। तो सेंटर पे एंगल कितना बना? 60 डिग्री। हम आपको पहले बोले थे डिग्री में वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 बटे 3 तो 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो इसको लिखेंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बटे आर और अल्फ़ा की जगह पाई बाई 3। तो इस 3 को हम डिवाइड कर दें तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई पाई आई बटे 3r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O आएगा 3r। अच्छा, इसमें भी नेचर ऑफ इमेज पूछे तो अपने आप को अपने कंडक्टर पे चलता हुआ मानो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो आपके राइट साइड है। तो राइट साइड कौन सा फील्ड होगा? क्रॉस फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा? टेस्ला। तो इस तरीके से और भी सर्कुलर लूप के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट आई जा रहा है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के टाइप का, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के टाइप का, इसमें करंट गया, इधर से करंट आया और इधर से करंट वापस आया, इसमें करंट चला गया। इसका जो रेडियस होगा इधर ही कहीं होगा, मतलब सेंटर होगा इधर ही कहीं होगा। तो इसमें जो करंट गया आई, ये भी करंट गया आई। तो एक का जो रेडियस है ये R1, एक का रेडियस क्या है? R1, और दूसरे का जो रेडियस है ये R2। तो देखो ये कंडक्टर ए बी सी डी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पूछेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पूछेगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसमें क्या है कि दो सर्कुलर आर्क है, तो दोनों के द्वारा बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ क्या है कि भले आपको नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने कहे या ना कहे, लेकिन नेचर यहाँ कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाले सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कुछ और होगा और नीचे वाले सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कुछ और होगा। तो दो डिफरेंट नेचर हैं। तो चूँकि एक के कारण क्रॉस आएगा तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, दूसरे के कारण डॉट आएगा तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किसी भी मतलब ओरिजिन पे या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क AB। देखिए AB के ऊपर सर्किल का ये आर्क का साइन दे दिए, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर BC सीधा था, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर CD, लेकिन CD सर्कुलर आर्क है तो सर्कुलर आर्क CD, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द DA, ये कंडक्टर है DA। हम आपको बताए थे किसी भी कंडक्टर के जस्ट आगे या जस्ट पीछे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो जीरो होता है। इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हमने चर्चा किया था। अच्छा, ये एंगल कितना है इस सर्कुलर लूप के द्वारा? मान लीजिए आपको एंगल दे दिया π/3। कितना एंगल दे दिया? π/3। इस पूरे चाप के द्वारा यानी आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल डिसाइड किया गया है? ये एंगल जो दिखाया गया ये π/3। तो π/3 के अलावा π/4 वगैरह भी हो सकता है। तो कुछ नहीं, ये फार्मूला क्या लगेंगे, म्यू नोट बाई 4 पाई आई अल्फ़ा अपॉन आर
आर के बदले क्या आएगा R2। अच्छा ये क्रॉस की डॉट, तो अपने आप को इस पे चलते हुए मानो, ए बी कंडक्टर पे चलते हुए मानो, तो जिस साइड आपको मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना है, ये साइड कौन सा साइड है आपके, राइट साइड है, तो राइट साइड कौन सा फील्ड होगा, क्रॉस फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बटे आर। तो अच्छा एक सेकेंड, ये चूँकि स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के जस्ट आगे ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो यहाँ फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा शून्य होगा। अभी भी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए हैं। अपना ये चाप सी डी के द्वारा कितना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बटे आर के बदले क्या आएगा, अच्छा वहाँ R2 था और इसका जो रेडियस है ये R1 है, R1। अच्छा इसके चलते सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो पुनः इस पे अपने आप को चलते हुए माने, इस पे अपने आप को चलते हुए मानेंगे तो ये लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड कौन सा फील्ड होता, डॉट फील्ड, लेफ़्ट साइड डॉट फील्ड। ये DA, तो ये DA कंडक्टर है, तो DA कंडक्टर की वजह से जस्ट पीछे अगर किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई अल्फ़ा बटे R2 ये हो गया क्रॉस, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा बटे R1। अच्छा देखेंगे, एक हो गया क्रॉस, एक हो गया डॉट। जैसे अलजेब्रिक सम में हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए प्लस का 20 है और माइनस का 8 है, तो क्या करते थे, 20 में से 8 घटा करके प्लस 12 लिख सकते हैं। या कई बार मान लीजिए माइनस का 18 है और प्लस का 10 है, तो माइनस 18 प्लस 10, तो क्या करते हैं, -8 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो क्रॉस और डॉट भी जस्ट एक दूसरे का विपरीत है, तो जो बड़ा होगा ना, तो बड़े वैल्यू में छोटा वैल्यू को घटा करके रिजल्टेंट नेट जिसका ज़्यादा है वो चल जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा था, पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ नेगेटिव ज़्यादा था तो नेगेटिव साइन आ गया। तो वही हाल यहाँ हम क्रॉस और डॉट में करते हैं। जैसे मान लीजिए क्रॉस का वैल्यू यहाँ कम पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो ये डिवाइड होगा, तो क्रॉस का वैल्यू कम आ जाएगा, डॉट का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। डॉट का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो डॉट में से क्रॉस को घटा देंगे और जितना आएगा उतना डॉट आ जाएगा। अगर यही क्रॉस का वैल्यू ज़्यादा होता और डॉट का वैल्यू कम आता, जैसे मान लीजिए क्रॉस आ गया 20 क्रॉस और डॉट आ गया 10 डॉट, तो 20 क्रॉस में से 10 डॉट घट जाएगा, तो मतलब 10 क्रॉस बच जाता, केवल 10 क्रॉस। जैसे वहाँ पॉजिटिव निगेटिव में जिसका वैल्यू ज़्यादा था, पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा था तो नेट पॉजिटिव आता था, नेगेटिव का वैल्यू ज़्यादा था तो नेट नेगेटिव आता था। तो वही हाल यहाँ भी है, क्रॉस और डॉट एक दूसरे का उल्टा होता, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे और नेट जिसका ज़्यादा क्रॉस या डॉट में से जो ज़्यादा था उसका साइन डाल देंगे। तो यह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 बटे, अच्छा अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, π/3, तो हम यहाँ π/3 रख सकते थे, तो 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R1, और ये क्या हो जाएगा क्रॉस और डॉट, तो डॉट इसमें ज़्यादा था और क्रॉस कम है तो नेट डॉट आ जाएगा, और जितना लिखेंगे ये टेस्ला हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब क्या होगा ना कि सर्कुलर लूप अकेले नहीं आएगा, सर्कुलर लूप और स्ट्रेट कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से ढेर सारा सवाल आ जाता। जैसे अगले एग्जांपल में हम इस तरीके का एक क्या कर देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं और इसका नाम देते हैं ABCD, ये इस तरीके से, और इसका रेडियस R। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O अगर पूछ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द CD। तो जस्ट कंडक्टर के आगे मैग्नेटिक फील्ड हम क्या बताए थे, 0। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसमें करंट मान लेते हैं I है, तो ये I अपॉन R, इसकी वजह से कौन सा फील्ड, डॉट की क्रॉस, तो अपने आप को चलते हुए मानेंगे तो ये राइट साइड क्रॉस फील्ड
प्लस सी डी के जस्ट पीछे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ना जीरो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा म्यू नोट बटे 4 पाई आई बटे आर क्रॉस, जितना होगा इतना टेस्ला लगा देंगे। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द दिस लूप हो जाएगा। अगर हम इसमें और भी अलग अलग एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे कि अब हम बात करते हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशन से ढेर सारा सवाल आया जा सकता। जैसे मान लीजिए ये एक इस टाइप का एक कंडक्टर है, ये इसमें करंट आएगा और इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है। तो हम क्या करेंगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ दिया, इसमें करंट आई, इसमें ये करंट आई और ये एंगल मान लेते हैं π/3, तो इस पॉइंट पे O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये A B है C D है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क BC, ड्यू टू द सर्कुलर आर्क BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द CD। तो फिर से स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके जस्ट सामने आ जा रहा है तो जीरो। अब हम बात करें सर्कुलर आर्क, अच्छा इधर का एंगल π/3 है तो टोटल एंगल 2 पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा। इस पूरे चाप के द्वारा केंद्र पर कितना, तो 2 पाई माइनस π/3, तो ये 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 पाई बचेगा, तो 5 π/3, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा बटे आर, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द CD कितना होगा, तो CD जीरो, तो अल्फ़ा जो होगा ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा कितना, तो 5 पाई बटे 3 बटे आर, ये प्लस जीरो, तो जीरो लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 5 पाई बटे 3 आर, ये राइट साइड हो गया। तो राइट साइड कौन सा फील्ड होगा, क्रॉस फील्ड, तो लेफ्ट साइड डॉट फील्ड और राइट साइड क्रॉस फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू क्रॉस फील्ड, और जितना होगा इतना टेस्ला हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके के और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं, तो हम आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके एप्लीकेशन से ढेर सारा सवाल आ सकता है। अब हम बात करेंगे अगले दिन बायोट-सेबार्ट के नियम के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से किसी स्ट्रेट कंडक्टर के आउटसाइड किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या मान लीजिए कई बार सिलिंड्रिकल वायर होता है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या टॉरॉयड और सोलेनॉइड के वजह से किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक, तो आज भर इतना छोड़ते हैं, अब अगले दिन मिलते हैं।